हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा बाकी का बचा हुआ टॉपिक। पेज नंबर 8 पे आ जाइए। पहले मैं आपको बताऊंगा कोर्स किस तरह चल रहा है। यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट डेट्स का टॉपिक है, वो मैंने पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो मैं उसे समझाऊंगा बस अच्छे से। ओके, तो ये कोर्स किस तरह चल रहा है अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो 1774 के अंदर लुइस 16 किंग बनता है फ्रांस का। उसको एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है और सोसाइटी के अंदर एक डिसकंटेंट पैदा हो रहा होता है ओल्ड रेजिम के खिलाफ। अब बाद में कॉन्वेक्शन 1789 के अंदर स्टेट्स जनरल, कॉन्वेकेशन ऑफ स्टेट्स जनरल, थर्ड स्टेट फ्रॉम नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली बनाती है। बेस्टाइल ख़त्म हो चुका है, पीजेंट्स रिवॉल्ट कर रहे हैं कंट्री साइड के अंदर। फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका है, फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका है। तो ये कब हुआ, फ्रांस रिपब्लिक कब बना? 1992 से 1993 नहीं 1792 से 1793 तक फ्रांस रिपब्लिक रहा। फिर 1791 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। 1789 के अंदर कॉन्ग्रेशन नेशनल असेंबली फॉर्म होती है। बेस्टाइल स्टॉर्म हो गया, पीजेंट का रिवोल्ट स्टार्ट हो गया कंट्री साइड के अंदर। फिर 1793 के बाद क्या होता है? 1804 के अंदर नेपोलियन बिकम्स एम्पायर ऑफ फ्रांस, एनेक्सेस द लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। फिर हमें लास्ट में 1815 के अंदर, 1804 के अंदर तो नेपोलियन एम्पायर बना फ्रांस का, उसने यूरोप का एक लार्ज पार्ट एनेक्स कर लिया। 1815 के अंदर यूरोप 1815 के अंदर नेपोलियन वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। ओके, और अब हम स्टार्ट करेंगे। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजंस, मतलब रीजंस जो आपने पहले देखे कि उसे टैक्स क्यों बढ़ाना है। क्यों टैक्स क्यों बढ़ाना है? इसीलिए क्योंकि पहले चीज़ तो वहाँ पे पैसा नहीं था फ्रांस के अंदर उसके पास में, और दूसरी चीज़ उसको स्टेट्स उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए और उसे कर्जा भी चुकाना है बहुत सारा। एक तो पहली चीज़ उसके पास है ना पहली चीज़ तो उसके पास पैसा नहीं है चलाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। और फिर दूसरी चीज़ उसे टैक्स भी चुकाना है, अपनी डेली ज़रूरतें भी पूरी करनी है। फिर स्टेट्स जनरल वॉज ए ओल्ड हैव टू बी गोइंग अबाउट दिस इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम के फ्रांस के अंदर जो मोनार्च था, मोनार्च के पास सारी पावर्स थी, बस एक टैक्स बस, बट नॉट हैड द पावर टू इम्पोज द टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। वो सिर्फ खुद की इच्छा से टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था, बाकी सारे काम राजा कर सकता था। रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग फॉर स्टेट्स जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। उसे एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी स्टेट्स की, जिसके अंदर लोगों को बैठाया जाएगा, फिर लोगों के साथ वोटिंग कंडक्ट होगी, फिर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे सारे स्टेट्स के अंदर से। अब मैं आपको बता दूं 300 आएंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के अंदर। अब थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए उसके अंदर से 600 आएंगे। इसमें यही सिस्टम है। अब उसके अंदर डबल रखे हैं इसने, पता नहीं क्यों। फिर बाद में हाउएवर मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग। और राजा अपनी इच्छा जा सकता है कब मीटिंग बुलानी कब नहीं बुलानी। अब राजा वाली टैक्स नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जब चाहे तो मीटिंग तो बुला सकता है। तो राजा ने मीटिंग बुलाई, अब राजा ने बुलाई तो वर्सेल्स के पैलेस में बुलाएगा। फिर बाद में हाउएवर द मोनार्च अलोन कुड डिसाइड व्हेन द लास्ट टाइम वॉज डन इन। ये मीटिंग लास्ट टाइम 1614 के अंदर बुलाई गई थी, इस बहुत पहले बुलाई गई थी, ये इस बार बुलाई है राजा ने। ऑन मे 1789 लुइस 16 called together an assembly of states general to pass a proposal for new taxes। 5 मई 1789 के दिन जो लुइस 16 था उसने एक असेंबली बुलाई स्टेट्स जनरल की टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अब 1789 में पहले ही उन्हें जब वो टैक्स बुलाने के लिए मीटिंग बुलाता है उसके बाद से ही स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल स्टार्ट होती है, क्योंकि 5 मई के दिन ये था, उसके बाद में स्टार्ट हुई थी। तो उस समय टैक्सेस बढ़ते तो है नहीं, लेकिन फिर भी राजा के मन में विचार होता है और वो शांत करने के लिए भेजता है सिपाहियों को, ट्रूप्स को, लेकिन लोग रिवोल्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ इसके अंदर? रेस्प्लेडेंट हॉल इन वर्सेल्स वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। अब वो वर्सेल्स के अंदर टेनिस कोर्ट में भी जाते हैं, जहाँ पे वो ओथ लेते हैं, जहाँ पे मिराबी और ओब्यूसियस की फ़ोटो दिखाई जा रही है। मिराबी और ओब्यूसियस नहीं है, सॉरी, वहाँ पे नेशनल असेंबली के लोग थे, नेशनल असेंबली के थर्ड स्टेट के लोग रिवॉल्ट के अंदर निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जब टेनिस कोर्ट होता है वैसे हॉल भी होता है, तो हॉल ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सेल्स ये लिखेंगे।
हॉल ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सेल्स, हॉल ऑफ द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। फिर बाद में मैंने आपको बता दिया कितने रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए थे, 300 बुलाए गए दोनों फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के अंदर से, फिर 600 बुलाए गए थर्ड स्टेट के अंदर से। अब पीजेंट्स को, आर्टिशंस को, मतलब जो थर्ड स्टेट के गरीब लोग हैं, तो थर्ड स्टेट के अंदर अमीर लोग कौन थे? बिग बिजनेसमैन, यानी प्राइवेट और वो वाले बिजनेस वाले, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल। बिग बिजनेसमैन अपने पेज पे देखिए, 4 नंबर पेज पे, 4 नंबर पेज पे देखिए, बिग बिजनेसमैन थर्ड स्टेट के अंदर सबसे प्रॉस्पेरस। और मर्चेंट्स, फिर ट्रेडर्स, फिर कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, जजेस, फिर उसके अंदर पीजेंट्स, फिर आर्टिशंस। पीजेंट्स और आर्टिशंस सेकंड पे हैं, यानी जो मतलब थोड़ा बहुत वो सब काम करेंगे, खेती कर लेंगे, फिर बाद में बाकी सब काम कर लेंगे। तो पीजेंट्स और आर्टिशंस को रखा था, पीजेंट्स और आर्टिशंस और वुमेन को मना कर दिया था अंदर जाने के लिए। और बच्चे भी होंगे, शायद बच्चे भी हैं, बच्चे अंदर नहीं आएंगे। पीजेंट्स को मतलब मना कर दिया क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्रीमी लोग गए अंदर, मतलब पीजेंट्स को मना कर दिया, आर्टिशंस को कर दिया, तो अमीर लोग ही थोड़े उनसे ठीक ठाक जाएंगे। फिर बाद में असेंबली, हाउएवर देर पर वो गए नहीं, लेकिन उनकी जो डिमांड्स उन्होंने भेज दी, ग्रीवेंसेस, जो उनकी नीड्स थी, उनकी जो ग्रीवेंसेस थी, उनकी जो मतलब गुहार थी जो उन्हें राजा से लगानी थी, 40,000 लेटर्स के अंदर थी, जो रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लेके आए थे। अब इस बार भी उसने पहले की तरह वोटिंग कराई लुई 16 ने एस्टेट्स जनरल के अंदर। एस्टेट्स जनरल के अंदर, एस्टेट जनरल की स्पेलिंग लिख लीजिए, ESTATESGENERAL। ओके, अब साइड में एस्टेट जनरल क्या है, इसके बारे में छोटे से बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बताता हूँ क्या है। एस्टेट्स जनरल यानी मीटिंग, यानी एस्टेट्स के जिसके अंदर एक ऐसी मीटिंग मतलब उस ग्रुप की जो मतलब तीनों स्टेट्स के अंदर के रिप्रेजेंटेटिव बन के आएंगे, जिसके अंदर से 300 रिप्रेजेंटेटिव में रिवाइज करा, लिखना नहीं मत लिखिए, रिवाइज कर लीजिए। 300 आएंगे फर्स्ट के, 300 आएंगे सेकंड के, और 600 आएंगे थर्ड के। ओके, दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू। इस बार भी सब आ गए थे। फिर बाद में जो मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट उन्होंने डिमांड करी कि हर व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए। अब हर व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, जो फिलोसोफर का आइडिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुक के अंदर, जो जीन जैक रूजो का था, उस आइडिया को ना सामने लेके आया। तो इससे हमें नई बात पता चलती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए राजा के और उसके पीपल के बीच में। क्योंकि मतलब इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर हम सिर्फ देखो मेजोरिटी देख रहे हैं, जैसे कि एक ग्रुप है उसके अंदर मेजोरिटी देख ली कि यहाँ पे इतने सारे लोग हाँ कह रहे हैं, लेकिन कितने लोग ना बोल रहे हैं। अब 600 के अंदर से मान लो अगर कुछ लोग ना कर रहे हैं, मतलब यूँ तो 600 है, लेकिन उनको वोट्स भी डबल मिलने चाहिए, या फिर उनको वोट्स तो डबल राजा दे नहीं रहा, तो राजा को उन सबको एक एक को देना चाहिए। मतलब 600 को 600 वोटिंग राइट्स का अधिकार देना चाहिए, लेकिन 300 को भी एक वोट का ही अधिकार, उनको भी एक वोट का ही, तीनों स्टेट्स को एक वोट का ही अधिकार। इससे इनइक्वालिटी हुई या नहीं हुई? जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, अब जो आए हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, उन्हें तो टैक्स भी नहीं भरना है, फिर भी उनसे पूछा जा रहा है, और इसमें इक्वालिटी नहीं है। इसमें बड़ी बात सबसे, When the king rejected proposal, members of walk out of the assembly in protest। वो वॉक आउट चले गए वहाँ से, नहीं करनी मीटिंग नहीं हुई, टैक्स भी नहीं बढ़ा, मीटिंग नहीं हुई, टैक्स भी नहीं बढ़ा। अब जो रिप्रेजेंटेटिव अब जो थर्ड स्टेट जो आए थे, वो अपने आप को स्पोकमैन मानते थे, क्योंकि वो एक तो बात करने आए थे उन सब की, तो ऑफ द फ्रेंच नेशन। तो उन्होंने सोचा अब कुछ तो करना पड़ेगा जब हम इतने बड़े मतलब बन रहे स्पोकमैन। तो 20 जून को आए वो लोग, इकट्ठे हुए 20 जून को, और 14 जुलाई को वो स्टॉर्मिंग हुई थी। 20 जून को आए वो लोग और असेंबल हुए हॉल के अंदर, इंडोर टेनिस कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स के अंदर, ग्राउंड्स के अंदर टेनिस खेलने के लिए नहीं, वहाँ पे उन्होंने ओथ ली। आप अपने पिक्चर में देखिए 9 नंबर पेज नंबर के अंदर वो ओथ ले रहे हैं, ऐसे हाथ आगे करके। फिर बाद में वर्सेल दे डिसाइडेड देमसेल्फ एज एन दे स्वोर ऑफ नॉट टू डिस्पर्स। वो तब तक अलग नहीं होंगे, एकजुट रहेंगे, और फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जब तक ना हटा दे, लगा दे, जब तक वो राजा की पावर्स को लिमिट ना कर दे, जब तक वो राजा की पावर्स को लिमिट ना कर दे। ओके, जब तक राजा की पावर्स को लिमिट ना कर दे। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबिसियस। 2 लोगों ने लीड किया। मिराबियो कौन था? वो था
ही वॉज ऑफ सेकेंड स्टेट, एबेसियस वॉज ऑफ फर्स्ट स्टेट। पर फिर भी उन्होंने इन सब चीज़ों को हटाते हुए उन्होंने देखा ये सब चीज़ें गलत हो रही है। मिराबियो नोबल फैमिली में बर्न हुआ है, जैसे मैंने बताया, बॉर्न हुआ। कॉन्विंस्ड ऑफ द नीड, वो इस चीज़ के लिए मान गया, एक ज़रूरत के लिए, कि सोसाइटी में फ्यूडल प्रिविलेजेस बंद होने चाहिए। मैंने वापस कहा, उनको ये लगा ये सब गलत लग रहा है, इसीलिए कि ये फ्यूडल प्रिविलेजेस गलत है। उनको क्यों जन्मसिद्ध अधिकार मिल रहे हैं और कुछ लोगों को अधिकार भी नहीं मिल रहे, और उन्हीं बेचारों को टैक्स भरना है और राजा उन्हीं पर जुल्म ढा रहा है। तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए तो पूरे फ्रांस के लोगों के लिए खुशियाँ लाए। ही ब्रॉट आउट ए जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स। उसने पावरफुल स्पीचेस दी मिराबियो ने। ही आया वापस, क्योंकि रिपीट हुआ है ये मिराबियो ने पावरफुल स्पीच दी, क्योंकि एक नोबेल था तो लीड करना इसको आता था। पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल एट द वर्सेज, जो वर्सेज के अंदर इकट्ठी थी उन सबको। एबेसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, उसने इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखे। अब प्रीस्ट था, लिखना आता था। पैम्पलेट, उस समय ज़्यादातर फ्रांस की पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं थी, शायद मतलब सेकंड या थर्ड स्टेट के अंदर भी नहीं होगी, फर्स्ट या सेकंड स्टेट के अंदर भी नहीं होगी। प्रीस्ट, उसने इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट लिखे, क्योंकि अमीर था, उसे पढ़ने की क्या जरूरत है। थर्ड स्टेट पैम्पलेट लिखे, थर्ड स्टेट पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट। उसने भी इक्वालिटी की बात स्टार्ट कर दी। व्हाट इज़ द थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट के बारे में उन्होंने थर्ड स्टेट के बारे में नहीं, पैम्पलेट लिखा उन्होंने। वाइल द इन्फ्लुएंशियल, जिससे लोगों पे असर पड़े, इसलिए लिखा। नेशनल असेंबली जब बिजी थी, कॉन्स्टिट्यूशन वर्साइल्स के अंदर अभी कोई तख्ता पलट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है वो कर सकते हैं ये, और वो अभी वहीं नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जब मतलब वो नहीं सॉरी वर्सेल्स के अंदर इंडो टेनिस कोर्ट के अंदर बैठे थे, वहीं पे बैठे रहे, तब फ्रांस के अंदर एक टर्मोइल था। ऐसी सिचुएशन थी, कैसी सिचुएशन थी देखना। ए सीवर विंटर, एक तेज विंटर, SEVER, इस पहले को याद कर लीजिए, SEVER, सीवर विंटर हैड मीन ए बैड हार्वेस्ट। उसके कारण बैड हार्वेस्ट हुई, मतलब फसलों के अंदर, मतलब जैसे ओले पड़ जाना, मतलब बारिश बर्फ़ पौधों के लिए, पौधे बर्फ़ के अंदर सस्टेन नहीं कर सकते। जब बर्फ़ आती है तब पत्ते नहीं दिखते पेड़ों के ऊपर, और इसीलिए सर्दियों के अंदर पेड़ों की कटाई भी कर देते हैं। तो इसके अंदर ब्रेड की प्राइस रोज़ हो गई। जो बचे कुछ ब्रेड थे उनकी कीमत बढ़ गई, जैसे मैंने बताया। अब यही इसी के बाद का समय चल रहा है, जब वहाँ पे लोग आए थे लड़ाई के लिए कि आपने क्यों नहीं किया, आपने ब्रेड की प्राइस इतनी बढ़ा क्यों रखी है, ब्रेड वालों से पूछने के लिए। जो मतलब वुमेन्स थी वो तो उधर चले गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, वो बाहर रहते हैं, रिवोल्ट्स करते हैं, लेकिन फ्रांस के और भी लोग उनके पीछे खड़े हैं। आप देखेंगे फिगर 5 के अंदर उन 600 रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो वो जो जितने भी लोग खड़े हैं, तो इनके अंदर जो मतलब पहले जो गई वुमेन बाहर से सामान लाने, तो वहाँ पे पहले से ही मतलब क्राउड्स ऑफ द वुमेन स्टॉम्ड इनटू द शॉप्स के अंदर चली गई। एट द सेम टाइम किंग ने ट्रूप को भेज दिया पेरिस के अंदर जाने के लिए कि सिचुएशन बढ़ रही है लड़ाकों की, मतलब गिनतियाँ बढ़ रही है लड़ाकों की, हमलों की रोज़ हो रहे हैं। अब इसके बाद जो 14 जुलाई का समय के सारे रायोटिंग है, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ उस पेज पे जी। बाकी जो दिन गए फ्रांस के अंदर रायोटिंग है, मतलब डिस्ट्रक्शन हुए, क्योंकि राजा लास्ट में अंततः उसके अंदर फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली आती है इसके बाद में। तो कब आती है इसकी डेट अभी पता चलेगी। नेशनल असेंबली 1789 में ही आती, क्योंकि आती है ओल्ड रेजिम वो समय जो राजा के सिस्टम वाला था। अब वो राजा के सिस्टम वाला समय चला गया, अब राजा का सिस्टम नहीं चलेगा, और ये 1789 के अंदर ही आती है वो, ओके। लेकिन 14 जुलाई के बाद आती है। कंट्री साइड के अंदर र्यूमर्स फैल गई, गांव के अंदर। अब एक तो पेरिस के अंदर फैल गई, फिर एक गांवों के अंदर भी फैल गई। गांवों के अंदर क्या था,
गाँवों के अंदर था। देखो 14 जुलाई को स्टॉर्मिंग हुई, तो विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर यानी कि जो मतलब बड़े बड़े मैनर्स थे, जो मैंशन में रहते थे, हैड हायर बैंड, एक गुंडों का भी बैंड होता है, गैंग होती है। बैंड यानी कि मतलब जैसे बैंड बजाना, तो ये ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप, पकी हुई फसलों को, कच्ची फसलों को काटने में उतना दुख नहीं होगा, पक चुकी है, वो बिकने वाली है। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, एक डर के अंदर जो गांव वाले थे उन्होंने सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सीज्ड होज, उन्होंने मतलब फावड़े उठा लिए, पिच फॉक्स उठा लिए, फॉक्स यानी त्रिशूल जैसा, और होज यानी फावड़ा जैसे, मतलब उन सबको लेके अटैक्ड द चैट्यू, मतलब तीन देखो वो क्या होता है, ये तो ऐसा होता है, ऐसा 3 अंगुलियों वाला हो ऐसा होता है, ऐसे मुड़ा हुआ होता है 3 अंगुलियों का, और ये ऐसा होता है पिच फॉक्स ऐसे हथियार ले लिए और उन्होंने चैट्यूक्स पे अटैक कर दिया। मैंने बताया था चैट्यूक्स क्या होता है, चैट्यू का प्यूरल, ओके। और अब मैनर की वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए। ए लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज, अपने घरों से भाग गए। ये देखिए इसका कारण ये था, इस पिक्चर को देखिए, इधर से उधर जा रहे हैं ये लोग, अपने घरों से भाग गए सबके सब लोग, और इधर से उधर मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उनके घर में घुस गए। हॉर्डेड ग्रेन, मतलब जैसे आप अपने पिछले पेज पे जाइए, ये इस पे जाइए, पेज नंबर 5 पे ये दिख रहा है, ये इनसे ग्रेन मांग रहा है, मतलब इन किसानों से जो ये फ्यूडल लॉर्ड है इन पे अत्याचार कर रहा है। तो अब किसानों ने हमले कर दिए, उनके ले लिए, फिर अपने जो कागजात जो थे जिनमें उनके मैनोरियल ड्यूज़ थे, उनके प्रति जो कर्जे थे, जो लोन्स लिए हुए थे, वो बहुत ज़्यादा, जो उनके सारे जला दिए उन्होंने। अब वो जाते कहाँ, घर बचा नहीं, और अगर ज़िंदा बचना है तो वहाँ से निकल गए। फिर बाद में अगला पार्ट अगले वीडियो में।